अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी दिलचस्प हैं जी, क्योंकि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं फुल एक्शन में आ चुके हैं और आज वो पहले तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक जो एहतजाजी मुजाहरा हो रहा था उसमें शिरकत की और साथ ही साथ मीडिया के सवालों के जवाब भी दिए। तो बड़े इंपॉर्टेंट उनके जवाबात थे। उसके बाद वो अडयाला जेल रवाना हो गए हैं। अडयाला जेल वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। क्या मुलाकात होगी या नहीं, इसके ऊपर भी आपको तफसील बताते हैं। इसके साथ साथ जी आज एक और अहम मामला जो है वो इस हवाले से भी है कि जो इसराइली अखबार में एक खबर छपी कि मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की अफवाज भी गाज़ा में क़याम अमन के लिए बुलाई जा सकती हैं, वहाँ पर उनको भी अपॉइंट किया जा सकता है। और इस खबर के बाद कुछ हलचल सी मची और फिर यहाँ पर सब पूछने लगे कि आखिर ये मामला है क्या। इसके ऊपर जितनी भी तफसीलात हैं, जिसका रिएक्शन आया है और जो इसके पीछे पूरी एक खिचड़ी पक रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ में अगर वक्त बचा तो फिर आखिर में डकी भाई ने किस तरह से एनसीसीआईए के जो अफसरान हैं उनको एक्सपोज कर दिया दुनिया में, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी तूफ़ानी और इनकलाबी वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की। सुहेल आफरीदी जो हैं जी उनकी जानिब से कल ही पेशावर छोड़कर इस्लामाबाद का रुख कर लिया गया था, जिससे अंदाज़ा था कि आज वो दोबारा से अडयाला जेल की तरफ भी जाएंगे। लेकिन अडयाला जेल जाने से पहले वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट जब वो पहुंचे हैं तो उन्होंने वहाँ पर एक मुजाहरा हो रहा था पीटीआई की तरफ से, जिसमें ये जोर दिया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतें क्यों इंसाफ मुहैया नहीं कर रही। एक तो उनका मुतालबा ये था कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनको समाअत के लिए फ़िक्स किया जाए, और दूसरा उनका ये भी मुतालबा था कि जो उनके अहकामात हैं अदालतों के, उन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए। एक तकरीब में खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी ने ये बात आज कही कि मेरा ख्याल है कोई वकला की ही तकरीब थी जिससे वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही कि जनाब अगर अदालतें इतनी बेबस हैं कि वो अपने अहकामात पर अमल नहीं करा रही, तो वो फिर वकला को बता दें कि जी हमारे अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। क्योंकि जिस दिन अडयाला जेल वो गए और वहाँ पर कोर्ट के परमिशन के साथ, ऑर्डर के साथ वो गए, उनको रोड पे बैठना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी। इसके ऊपर उनका ये कहना था कि ये आपने कोई मेरी इंसल्ट नहीं की है, बल्कि ये खुद अदालतों की इंसल्ट है। क्योंकि अगर अदालतें अपने अहकामात पर अमल नहीं करवा सकती तो फिर बेबसी तो, मजबूरी तो अदालतों की जाहिर हो रही है। और अगर वो इतनी ही बेबस हैं और जजेस इतने ही बेबस हैं तो वो इस बारे में खुलकर खड़े हों, हम उनका साथ देंगे। फिर आप एक दफ़ा कहें तो सही कि आप बेबस हैं, मजबूर हैं, फिर आप देखिए कि वकला जाने, अवाम जाने और वो जाने। ये कहना था सुहेल आफरीदी का। अच्छा, अब इसमें मैं वैसे ये नहीं समझती कि अदालतें जो हैं वो बेबस हैं और इसलिए ये नहीं कर पा रही। जो ये जजेस हैं 26वीं तरमीम के बाद जो स्पेशल अपॉइंट किए गए हैं, ये तो बाखुशी कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और अगर इनको इतनी ही फ़िक्र होती इस बात की कि हमारे पैगामात और हमारे अहकामात के ऊपर अमल नहीं होता, तो ये खुद इसके ऊपर कम अज़ कम तौहीन अदालत की कार्रवाई तो शुरू कर सकते थे। लेकिन आपने उस दिन भी देखा कि समाअत में उन्होंने नए अहकामात ज़रूर जारी कर दी, लेकिन तौहीन अदालत की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं स्टार्ट की। और अगर उन्हें खुद अपनी अदालत की तौहीन की फ़िक्र नहीं है तो फिर कोई उनके लिए क्या खड़ा हो। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह नज़र आती है कि उन्हें ये कहा जाता है कि जी आप ये ऑर्डर दे दें, वो दे देते हैं, और उसके बाद उस ऑर्डर के साथ जो भी हो ये उनका प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बहरहाल सुहेल आफरीदी सुप्रीम कोर्ट भी जब पहुंचे तो यहाँ पर भी मकसद यही था कि जो मुजाहरा हो रहा था। अच्छा, पीटीआई वाले मुजाहरीन का भी हाल देख लें आप, बेचारे कोई नारा तक नहीं लगा रहे थे। और जब वहाँ पे रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आप कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, एहतजाज कैसा है, ये खामोश था, तो उन्होंने कहा कि देखें आप हमें प्रोवोक ना करें, हम कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी आप देखिए कि इन्होंने यहाँ तक मजबूर कर दिया है इन बेचारे पीटीआई के मुजाहरीन को कि ये एक एहतजाज के लिए आ रहे हैं तो ये नारा तक नहीं लगा रहे। वरना वो भी एक वक्त था कि जब हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर किस तरह से मरियम नवाज साहिबा, मौलाना फजल रहमान ने जलसे किए और जो अल्फाज और जो गालम गलोच की थी इन्होंने जजेस के लिए, वो सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो अगर आप वो देखें तो आपको पता चल जाता है कि कितना फ़र्क होता है कि जब एहतजाजों के पीछे कोई ताकतवर मौजूद होता है तो फिर यही जो सियासी जमातें हैं ये किस तरह बढ़ चढ़ के एहतजाज भी कर रहे होते हैं और कोई इनको कुछ कहने वाला, रोकने टोकने वाला नहीं होता। लेकिन जब आपके पीछे ताकतवरों का हाथ ना हो तो फिर आप पुरअमन एहतजाज करने के लिए भी आते हैं, तो आपके पुरअमन एहतजाज के ऊपर भी कार्रवाई भी होती है और उसके मुकदमे भी आपके खिलाफ ही काट लिए जाते हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों के सवाल
सवालों के जवाब देते हुए सुहेल आफरीदी ने बड़े स्मार्ट मूव किए और इन्होंने सबसे पहले जो मैं बात करूंगी मतीउल्लाह जान साहब की, जिन्होंने इनसे सवाल किया कि क्या आप इस बात को तस्दीक करेंगे इसकी कि कल कोर कमांडर साहब से आपकी मुलाकात हुई है जुम्मे वाले दिन। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मुलाकात हुई है। और मतीउल्लाह जान ने सवाल किया कि क्या आप क्यों वहाँ पे नहीं गए, जबकि इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब को बुलाया जाता था, वो चले जाते थे, तो आपने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। तो इस पर उन्होंने यही जवाब दिया कि जो तकाजा है आइन का, तो उसका मतलब यही है कि जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव का ऑफिस है उसको एक तकरीम हासिल हो, उसको इज़्ज़त हासिल हो, और जैसे बाकी तमाम जो महकमे हैं उनके अफसरान यहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में आते हैं, उनसे आके मुलाकातें करते हैं, तो कोर कमांडर को भी चाहिए कि वो यहाँ आके उनसे मुलाकात कर ले। तो ये एक इसी तरह की मुलाकात थी, और बजाय इसके कि डिक्की में छुप के जो सियासतदान हैं वो इन जगहों पर जाएं, उनके ऑफिसेज जाएं, उससे बेहतर है कि वो यहाँ पर आएँ और आके खुलेआम बात करें, मुलाकात करें, जो भी बात है। तो ये उनका एक वाज़ेह मैसेज था कि वो मुलाकात करने से घबराते नहीं हैं, लेकिन उनको असल बात ये है कि जो उसमें मैसेज है वो रहे। फिर उनसे ये भी पूछा गया कि जो आपने इसके ऊपर ऑपरेशन के ऊपर मौक़िफ़ देना था या लेना था, उसके ऊपर क्या बना। तो उन्होंने कहा कि ये कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं थी, वो सिर्फ मुबारकबाद देने आए थे। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमारा मौक़िफ़ जो सामने होता है लोगों के, पब्लिकली होता है, वही मौक़िफ़ हमारा कमरे के अंदर भी होता है। हमारे मौक़िफ़ जो है वो इजलास के अंदर बदलते नहीं हैं। तो हमने उनसे वही मौक़िफ़ रखा है जो कि हमारा मौक़िफ़ है, जो इमरान खान का मौक़िफ़ है। और वो मौक़िफ़ आप सबको पता है कि वो समझते हैं कि बातचीत से मसले का हल होना चाहिए। और फिर उसके बाद उनसे और भी ये मुलाकात के हवाले से भी सवाल हुआ कि जी आप कैबिनेट नहीं बना रहे और मुलाकात करने आप जा रहे हैं, मुलाकात हो नहीं रही, तो इस तरह कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि जो हमें ये कह रहे हैं कि हम सख्त बोल रहे हैं या हमें ये कह रहे हैं कि हम कैबिनेट नहीं बना रहे, वो ये सवाल उनसे क्यों नहीं करते कि जो हमारी मुलाकात रोक रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, जो कि उनका काम नहीं है। तो हम यही तो कह रहे हैं कि वो अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। और जुनैद अकबर साहब आज फिर उनके साथ मौजूद थे और वो तो बिल्कुल साए की तरह उनके साथ मौजूद हैं। तो उन्होंने भी इस पे यही बात की कि मुझे तो वज़ीर आला की सारी गुफ्तगू में कोई एक भी गैर कानूनी, गैर आइनी बात नज़र नहीं आती। ना जाने क्यों लोग कह रहे हैं कि जी उन्होंने कोई सख्त बात कर ली या गलत बात कर ली। तो ऐसा कुछ नहीं है, ना हम किसी के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहते हैं। असल बात ये है कि हर कोई अपने दायरा इख्तियार में काम करे और गैर ज़रूरी मुदाखलत ना करे किसी चीज़ में। तो ज़ाहिर सी बात है उसके ऊपर हमारा अपना एक मौक़िफ़ है, इसके अलावा और कोई ऐसी बात नहीं। तो बहरहाल यहाँ पे जी खूब ज़बरदस्त किस्म की मीडिया टॉक के बाद सुहेल आफरीदी साहब अडयाला जेल रवाना हो गए हैं। और अडयाला जेल आज अलीमा खान साहिबा पहुँच चुकी हैं, उनकी बहनें भी पहुँच चुकी हैं। एज़ यूजुअल इनको दागल नाके पर रोक लिया गया है और इनकी गाड़ियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात थी। और अलीमा खान साहिबा से यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं उन्होंने आकर अपना जो वारंट गिरफ्तारी एक दफ़ा फिर उनके जारी हुए थे उसकी तामील भी करवा ली। इंटरेस्टिंग है कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बस उनके सिग्नेचर लेके तामील करवा ली जाती है। और फिर इस मौके पे डीपीओ ने उनसे पूछा कि आप क्यों अदालत पेश नहीं हो रही। तो अलीमा खान साहिबा ने अपना वही बात दोहराई कि जी आप फिर पहले मीडिया वालों को भी बुलाएं, क्योंकि मेरा पैगाम जो मैंने पहुंचाया इमरान खान का पैगाम, तो वो मेरा पैगाम आगे मीडिया वालों ने पहुंचाया, तो फिर उनको भी बुलाना चाहिए। वैसे अलीमा खान साहिबा मीडिया वाले तो पहले ही बड़ा भुगत रहे हैं, तो उनको बेचारों को तो आप मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी क्षमा दे दीजिए। अच्छा, उसके बाद जो है सूरत हाल ये थी कि अभी तक कोई मुलाकात का सीन लग नहीं रहा है, क्योंकि जब मुलाकात होनी होती है तो फिर ये रुकावटें वगैरह मायने नहीं रखती, फिर प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आला को अंदर जाने दिया जाता है। तो आज फिर सुहेल आफरीदी को भी वहीं पर रोक लिया गया है और इससे तासुर यही मिल रहा है कि फ़िलहाल इनकी मुलाकात तो नहीं होने जा रही। बाकी अगर बहनों में से किसी एक आध बहन की मुलाकात हो जाए तो हो सकता है कि वो थोड़ी देर के बाद हो जाए, उसकी तफसीलात आपके साथ बाद में हम शेयर करेंगे। तो ये जो है वहाँ पे आज अब फिर रौनक है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ ज़ाहिर सुहेल आफरीदी गुफ्तगू करेंगे अगले व्लॉग में, उसके बारे में आपको बताएंगे। जो दूसरी आज की अहम खबर है जनाब, वो पाकिस्तानी अफवाज का गज़ा जाना है। इस हवाले से एक खबर छपती है इसराइल पोस्ट में। इसराइल का एक मायनाज अखबार है और इसके अंदर वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि लाइकली पाकिस्तानी फोर्सेस भी जो हैं वो गज़ा की यमन फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पर आके अपना क़याम अमन में किरदार अदा कर सकते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है।
अच्छा, दूसरा जो इसके ऊपर पहलू आया सामने वो ये कि तुर्की की फ़ौज के अलावा बाकी जो 2-3 इस्लामी ममालिक हैं, अज़रबैजान की बात हो रही थी, पाकिस्तान की बात हो रही थी और यूएई की बात हो रही थी कि इनकी फ़ोर्सेस जो हैं वो इसमें शामिल हो सकती हैं और इस्लामी फ़ौज एक बनकर जो है वो गज़ा में जा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो तीसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि कहा यह जा रहा है कि फ़ोर्सेस सिर्फ वही जाएंगी जो कि इसराइल के लिए काबिल कबूल होंगी, यानी इसराइल की मुशावरत, उनकी रजामंदी के साथ उन फोर्सेस को ही गज़ा पर उतरने दिया जाएगा जिनको इसराइल अप्रूव करेगा। तो अब ये भी इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा हो गया कि तुर्की की फ़ोर्स को आखिर इसराइल क्यों कबूल नहीं कर रहा और पाकिस्तान की फ़ोर्स के ऊपर उसे क्यों कोई एतराज़ नहीं है। ये तमाम सवालात अपनी जगह। दूसरी जानिब हमने देखा कि फील्ड मार्शल ने अभी पिछले दिनों अहम इस्लामी ममालिक के दौरे भी किए हैं और उनके सरबराहान से, उनके फ़ौजी अफसरान से उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। तो अब ये सारी चीज़ें देखते हुए जब सवाल हुकूमत से पूछा गया कि जनाब क्या वाकई ऐसा कुछ होने जा रहा है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन तो नहीं की, लेकिन ये ज़रूर कहा कि अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए सादत की बात होगी, ये अच्छी बात होगी कि गज़ा में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान अपना कोई किरदार अदा कर रहे। अब इसके ऊपर जो है ये एक तरह से नीम रजामंदी जाहिर हो रही थी। इतने में डॉन अखबार की जानिब से भी एक आर्टिकल छपा जिसमें इस बात का हवाला दिया गया कि इस बात के चांसेस नज़र आ रहे हैं, इम्कानात हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो गज़ा में भेजी जाएंगी और अब इसकी जो तफसीलात हैं वो फ्राहम नहीं की जा रही कि आखिर इन फोर्सेस का वहाँ पे एग्जैक्टली काम क्या है। क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि क़याम अमन के लिए, तो इसका मतलब क्या है? अमन वहाँ पे कौन नहीं चाह रहा? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि वहाँ पर हमास जो कार्रवाइयाँ करेगी अगर, तो उसके खिलाफ इन फोर्सेस को काम करना है? या इसका मतलब ये है कि अगर इसराइल वहाँ पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करता है तो ये फोर्सेस इसराइल के खिलाफ लड़ेंगी? इसके साथ साथ ये भी सवाल है कि क्या यहाँ पर जो फोर्सेस उतारी जा रही हैं उनको फ़लस्तीन की अवाम की हिमायत हासिल है या नहीं हासिल? क्या वो गैर मुल्की अफवाज को अपनी सरजमीन पर कबूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात अभी तक किसी की तरफ से सामने नहीं आए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने सबसे पहले इसके ऊपर कल ट्वीट किया और कहा कि क्या पाकिस्तानियों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि इतने बड़े बड़े मामलात के ऊपर उन्हें एतमाद में ना लिया जाए? क्या पार्लियामेंट को इसके ऊपर जो है जवाब नहीं देना चाहिए कि कोई कन्फ्यूजन है तो उसको दूर किया जाए कि जा रहे हैं, नहीं जा रहे, अगर जा रहे हैं तो किस मैंडेट के साथ जा रहे हैं, क्या वहाँ पे उनका किरदार होगा? और उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो आज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी और साथ साथ पीटीआई ने अपने तौर पर भी इस बारे में अपना जो मौक़िफ़ है वो वाज़े किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें कहा गया है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का गज़ा में मुमकिना फ़ौज की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और हुकूमत से वज़ाहत का मुतालबा। इसराइली मीडिया के जरिए पाकिस्तानी फ़ौज की गज़ा में तैनाती बारे इल्म होना कौम की तज़हीक है। यानी उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप खुद एतमाद में लेना कौम को। ये क्या बात हुई कि इसराइल के अखबारात जो हैं वो हमें हमारे मुल्क के बारे में बता रहे हैं कि हमारे मुल्क के क्या फ़ैसले हो रहे हैं। गैर नुमाइंदा हुकूमत इस हसास मामले पर अपनी पोजीशन वाजे करे। पार्लियामान की हैसियत एक रबड़ स्टैम्प की है जिसे अहम हसास कौमी मामलात में बेमानी कर दिया गया है। मुसलमानों के कातिल टोनी ब्लेयर की सरबराही में अपनी अफवाज की कमांड देना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। गजा में आज नहीं तो कल एक मज़ामती तहरीक ने उठना ही है, तो क्या पाकिस्तान गजा के अवाम के मद्दे मुकाबिल खड़ा होगा? इस्तामारी कुव्वतों की ख्वाहिशात की तकमील में पहले ही पाकिस्तान काफ़ी नुकसान उठा चुका है और मज़ीद से बचना चाहिए। तो ये उनका एक वाजे इसके ऊपर मुतालबा भी है और एक दो टोक मौक़िफ़ भी सामने आया है। अभी तक हुकूमत की जानिब से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अपोजिशन की जमातें इस पर पूछ रही हैं लेकिन उन्हें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन तो दूर की बात है, हुकूमत की जो जमातें हैं, इत्तेहादी जमातें, उन्हें भी नहीं पता कि एग्जैक्टली फ़ैसले हो कहाँ रहे हैं, किस बुनियाद पर हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं। लेकिन अब इम्कान काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के जो ट्रूप्स हैं वो गज़ा की सरजमीन पर उतरेंगे। लेकिन सवाल फिर वही बनेगा कि पाकिस्तान इससे पहले यूनाइटेड नेशन के अंडर मुख्तलिफ ममालिक में अपनी खिदमात अंजाम देता रहा है, लेकिन वो एक डिफरेंट सूरत हाल होती है। यहाँ पर एक टोनी ब्लेयर की सरबराही में पाकिस्तानी फोर्सेस या कोई भी और फोर्सेस जो हैं वो आकर अपने खिदमात अंजाम देंगी तो उनका टास्क क्या होगा, और ऐसे खदशात जन्म लेते हैं कि क्या वो वहाँ पर जो फ़लस्तीनी अवाम है क्या उनके मुखालिफ तो नहीं इस्तेमाल हो रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जवाब आना ज़रूरी है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक एक खामोशी है पुरअसरार सी और कोई खुलकर इसके ऊपर बात नहीं कर रहा।
البتہ یہ اس کو لبادہ ضرور پہنایا جا رہا ہے. اب یہ لبادہ ہے یا حقیقت ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ جناب یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم تو جی بڑے کوئی نیک کام میں شامل ہونے جا رہے ہیں. تو اب یہ تو اصل بات کھلے گی کہ اگر یہ اتنا ہی نیک کام ہے تو ترکیے کی جو فوج ہے اس کو کیوں شامل نہیں کیا جا رہا. اس کے اوپر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اصل میں اسرائیل جو ہے اس کو اس بات پر اعتراض ہے کہ ترکیے کی جو فورسز ہیں وہ اس میں استعمال نہ ہوں. تو کیا ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے, دوسری طرف اسرائیل کے جو وزیر ہیں وہ کھلے عام آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کرتے, اور پھر اس کے بعد یہ فورسز آتی ہیں اور اس کے اوپر بھی جو اسرائیل کی رضامندی ہے اس سے مشروط کیا گیا ہے ان فورسز کا شامل ہونا اس پوری جو ایک اہم ایک اتحادی فورس بنائی جا رہی ہے, اور اس کے بعد پھر اس کا وہاں پہ اترنا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کافی زیادہ جواب طلب ہے جن کا جواب ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا. اچھا جی, یہ تو ایک اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, لیکن اس سے جڑی ایک اہم خبر آج یہ بھی ہے کہ جو ٹرکی میں مذاکرات ہو رہے تھے پاکستان اور افغانستان کے مابین, ان کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ یہ ملاقات بے نتیجہ ختم ہوئے ہیں. ان کے اوپر کوئی کنسنسس جو ہے وہ نہیں ہو سکا, کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کی جا رہی تھی کہ افغان طالبان کا جو ڈیلیگیشن وہاں موجود ہے وہ ریٹن یقین دہانی کرائے کہ وہ تمام گروپس جو پاکستان میں کسی بھی طرح کی دہشت گردی میں ملوث ہیں ان کے خلاف وہ کارروائی کریں گے اپنے ملک کے اندر. لیکن افغانستان کی طرف سے ایسی یقین دہانی کرانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے ان تمام گروپس کے اوپر, تو ہم ان کے حوالے سے کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر اختلافات برقرار رہے, جس کی وجہ سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اس امن معاہدے کا. اب جو پہلے سیز فائر ہوا تھا دوحہ میں وہ تو ابھی تک کنٹینیو تھا, لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ ٹاکس جو ہیں کسی پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ تو اینڈ نہیں ہوئی ابھی تک, تو پھر اس کے بعد اس سیز فائر کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر ختم ہو گیا اور پاکستان اب دوبارہ سے افغانستان کے اندر جا کے اسٹرائک کر سکتا ہے, اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر در اندازی ہو رہی ہے وہ کوئی روکنے ٹوکنے والا اس کو افغانستان کسی طرح بھی روکنے ٹوکنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا. تو یہ وہ سچویشن اب دوبارہ سے بڑی ٹینس سی بن گئی ہے, اور بہت سے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ مغربی بارڈر, ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ مکمل طور پر امن ہے, وہاں پہ ابھی بھی کشیدگی برقرار ہے, اور ان ٹاکس کا کسی نتیجے پر نہ پہنچنا یہ بھی ایک تشویشناک بات ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کیا ہوتا ہے. کوشش یہ ہے ان دوست ممالک کی جانب سے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان, افغانستان اور پاکستان کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہو جائے, جو کہ ابھی تک تو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ڈکی بھائی کی جو اس کیس کے حوالے سے ایک اپڈیٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ NCCIA کے افسران جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا, اور اس کے بعد اب خبر یہ آئی ہے کہ 9 افسران کے خلاف FIR درج کی گئی ہے, اور یہ جو FIR درج کروائی ہے یہ ڈکی بھائی کی جو اہلیہ ہیں ان کی طرف سے کروائی گئی ہے. اور ڈکی بھائی کا آپ کو پتہ ہے معروف یوٹیوبر ہیں جن کو پچھلے دنوں حراست میں لے لیا گیا تھا کہ جوئے سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کو پروموٹ کرنے کے جرم میں. اس کے بعد بڑی پراسرار چیزیں ہوئیں, ان کی ضمانتیں نہیں ہوئیں, کافی لمبا کیس چلا, پھر خبر ملی کہ جناب جو NCCIA کے افسران ہیں وہ خود لاپتہ ہو گئے, پھر پتہ چلا کہ نہیں وہ گرفتار ہو گئے. اب گرفتار ہونے کے بعد پتہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے ڈکی بھائی اور ان کی اہلیہ سے خوب پیسے بٹورے ہیں. انہوں نے کہا لے جی آپ نے کروڑوں کمائے ہیں تو ہمیں بھی ہمارا حصہ دیں. ایک خبر کے مطابق 70 کروڑ کے قریب انہوں نے رشوت لے لی ڈکی بھائی سے کہ آپ کی ضمانت ہو جائے گی, جوڈیشل آپ کو کروائیں گے, لیکن آپ کو اس میں ہمارا حصہ بھی دینا پڑے گا. تو اندازہ لگائیے کہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے خود بھتہ لے رہے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے بٹور رہے ہیں. اب یہ جو ڈکی بھائی کی اہلیہ ہیں محترمہ اریبہ شاید نام ہے یا عروبہ نام ہے, انہوں نے اب جو FIR کٹوائی ہے اس کے اندر یہ 9 افسران کے نام بھی لکھے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے یہ پیسے بٹورے ہیں. آج NCCIA کے ان افسران کو عدالت میں پیش کیا گیا, تو ان کے جو وکیل ہیں میاں علی اشفاق یہ ان کو ریپرزینٹ کریں یہاں پر. اور اب یہ کیس جو ہے وہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے, کیونکہ سب اس بات پہ حیران ہیں کہ وہ لوگ جن کو انسداد بدعنوانی کے خلاف کام کرنے کے لیے لایا گیا ہے وہ خود اندازہ لگائیے کہ کس قدر کرپٹ ہیں اور کتنی بڑی بڑی رشوتیں بٹور رہے ہیں. تو اب یہ جو سلسلہ ہے اگر یہ شروع ہوا ہے تو اس کا دیکھتے ہیں اب جا کے راستہ کہاں تک جائے گا.
لیکن اس کو اب صورتحال پہ ہم ہنسیں یا روئیں ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں بس شریف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا، ورنہ دیکھا جائے تو ہر کوئی جتنا اس کو موقع ملتا ہے وہ اس گنگا میں نہانے کی پوری کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی حرام کا مال کیوں نہ ہو۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔